नमस्कार मित्रों, RBIS पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, पीसीएस परीक्षा की डेट आ गई है, मतलब विज्ञापन आ गया है और इसकी तैयारी करिए। समीक्षा अधिकारी का पेपर भी आने वाला है 1 महीने के बाद। तो ये संविधान विषय का वीडियो है जो कि पीसीएस परीक्षा में विगत पूछे गए प्रश्नों को समाहित करता है। व्याख्या भी दी गई है। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। क्वालिटी थोड़ा सा हिल रही है, ख़राब है, लेकिन मटेरियल में दम है। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया था वारेन हेस्टिंग के समय, उस समय कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इंपॉर्टेंट है, सर एलिजा इम्पे कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए, कथन और कारण दिया गया है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई, बिल्कुल सही। लेमेस्टर इस न्यायाधीश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश से गलत, इम्पे थे मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ए आंसर आपका सही है। देखिए, ए आंसर सही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मिलान करने वाला आया हुआ है। ठीक है, मिलान करना है। ठीक है, चलिए देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना देखिए पिट्स अधिनियम 1784 के अधिनियम से हुई थी। 1784 का पिट्स अधिनियम, ये देखिए दूसरा ऑप्शन सही है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, इंग्लिश मिशनरियों को चार्टर अधिनियम 1813 में इसके, वहीं गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के चार्टर अधिनियम से हुई थी। तो इसका आंसर आपका ये देखिए बी आंसर आपका सही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो 1813 के चार्टर एक्ट में सबसे पहली बार 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए सरकार देगी, ऐसा प्रावधान किया गया था। ये बिल्कुल सही है, पहला। दूसरा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यवाद और आंग्लविद विद्वाद, इन तीनों से अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तीनों आंसर सही है, डी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसका मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल और प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व करता थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। देखिए, आरओ में पूछा गया प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि हुई। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था।
ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो मिंटो मार्ले सुधार 1909 का है। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या की गई। देख लीजिए आप, भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937 में स्थापित किया गया था और भारत परिषद अधिनियम 1935 के प्रावधान के अंतर्गत ये संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू किया गया और प्रांतों में 1919 के अंतर्गत लागू किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत लागू किया गया। ये अगला प्रश्न आईएएस में पूछा गया है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था, तो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया, बिल्कुल सही। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये 1919 के अधिनियम 9 के अधिनियम का है, मिंटो मार्ले सुधार का है, न कि 1919 का है, तो ये गलत है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही लग रहा है इसमें, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो डायआर्की आपको प्रांतों में प्रत्यायोजित विषय का 2 प्रवर्गों में विभाजन, डी ऑप्शन आपका सही है। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषय का 2 प्रवर्गों में विभाजन, इसे डायआर्की द्वैध शासन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? प्रांतीय स्वायत्तता 1919 के अधिनियम से चालू की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? तो 1919 का एक्ट द्विसदनी विधायिका को लाता है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई, विधान पालिका 1919 के भारत सरकार अधिनियम में के द्वारा प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी भारतीय विधान पालिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, साथ ही यह भारत के लिए तैयार गया संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत। देखिए, यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है, ठीक है। प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था तथा केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किए गए? 1935 के अधिनियम द्वारा लागू किए गए। भारत में एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, ये 1935 अधिनियम से लागू किए गए, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थीं? गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियां दी गई थीं। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, ये फेडरल ऑफ इंडिया थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया थी, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों, देशी रियासतों से मिलकर होना था। प्रस्तावित भारत संघ द्विस्तरीय होना था, जिसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका तथा संसद
और संसद तथा इसके नीचे प्रांतों रियासतों की सरकारों का प्रावधान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा देश भारत देश से अलग हुआ? तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बर्मा देश भारत से अलग हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी, ए ऑप्शन आपका सही है। स्वराज पार्टी 1934 में स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा का विचार।